नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज गुलाम नबी आजाद ने साफ साफ लफ्जों में कहा, अगर राहुल गांधी ने अपना काम करने का तरीका नहीं बदला तो न राहुल गांधी नेता बन पाएंगे और न कभी कांग्रेस सत्ता में वापसी कर पाएगी। कांग्रेस में 50 साल तक रहे गुलाम नबी आजाद ने आज कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस के जहाज को डुबाने में लगे हैं। आजाद का कहना है कि गाली देने से कोई लीडर नहीं बन जाता, पर राहुल गांधी दिन रात नरेंद्र मोदी को गाली देने में लगे रहते हैं। गुलाम नबी आजाद के मुताबिक राहुल 9 साल से इसी गाली वाले एजेंडे पर काम कर रहे हैं और इससे कांग्रेस का भारी नुकसान हुआ है। गुलाम नबी आजाद 50 साल तक कांग्रेस में रहे। वो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के करीबी रहे। आजाद ने करीब 25 साल तक सोनिया गांधी के साथ काम किया। आपकी अदालत में गुलाम नबी आजाद ने इन रिश्तों के बारे में खुलकर बात की। आजाद ने कहा, ये सब लीडर 20-20 घंटे काम करते थे, इसीलिए बड़े नेता बने, प्रधानमंत्री बने, कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने, लेकिन राहुल गांधी 24 मिनट भी काम नहीं करना चाहते। आजाद ने कहा, इस रफ्तार से काम करके, इस तरीके से काम करके राहुल गांधी मोदी से नहीं जीत सकते, क्योंकि मोदी दिन रात 24/7 काम करते हैं। गुलाम नबी आजाद ने आपकी अदालत में बहुत सारे राज खोले। पूरा शो तो आप देख पाएंगे शनिवार को रात 10 बजे, पर आज की बात के दर्शकों को मैं इस शो के कुछ चुने हुए अंश दिखा सकता हूं। सबसे पहले आपको दिखाता हूं जब मैंने गुलाम नबी आजाद से कहा कि कांग्रेस के नेता उन्हें बेवफा कहते हैं। इसलिए नहीं कि उन्होंने राहुल का साथ छोड़ दिया, बल्कि इसलिए कि आजाद अब मोदी को चाहने लगे हैं। उनको आजाद साहब आपसे इस बात की शिकायत नहीं है कि आप कांग्रेस से लोग हो गए। उनका कहना यह है कि तुम राहुल को न चाहो तो कोई बात नहीं, मोदी को चाहोगे तो मुश्किल होगी। न हम मोदी जी को चाहते हैं और न हम राहुल जी को न चाहते हैं। सवाल गर्लफ्रेंड का नहीं है, बॉयफ्रेंड का नहीं है। सवाल हिंदुस्तान की राजनीति का है कि कौन सा कैप्टन इसको डुबाने की कोशिश कर रहा है और कौन सा कैप्टन इसको किनारे पर पहुंचाने की कोशिश कर रही है। सिर्फ गाली देने से इंसान लीडर नहीं बनता। गाली देना भी राजनीति में सोफिस्टिकेटेड गाली चलती है, लेकिन स्ट्रीट लैंग्वेज नहीं चलती है। और वो भी कभी हुआ 24 घंटे नींद से उठ के आप किसी को गाली दोगे, सोने से पहले फिर गाली दोगे, इससे न देश बनेगी, न दुनिया बनेगी, न कोई पावर में आ सकता। मैंने आपकी अदालत में गुलाम नबी आजाद से कहा कि राहुल गांधी तो ये कहकर फंस गए कि सारे मोदी तो चोर होते हैं। उन्होंने तो चौकीदार चोर है का नारा भी दिया था, पर राहुल मानते हैं कि उनकी पार्टी के कई नेता मोदी की आलोचना करने से डरते हैं और उनमें एक गुलाम नबी आजाद है। इसीलिए आजाद ने कभी उनके साथ मिलकर मोदी को चोर नहीं कहा। गुलाम नबी आजाद ने कहा, 9 साल से राहुल यही राग लाप रहे हैं, मोदी को चोर कहने से किसी का फायदा नहीं होगा। गुलाम नबी आजाद के जवाब की एक झलक आपको दिखाता हूं। वो कहते हैं सारे मोदी चोर हैं, आप एक भी मोदी को चोर नहीं कहते। वो कहें, मैंने कब कहा? आप क्यों नहीं कहते? लेकिन 9 साल तो नहीं कह सकते ना। इस देश में 130 करोड़ लोग रहते हैं। 130 करोड़ की 10,000 करोड़ समस्याएं हैं, तो आपको 2 ही समस्याएं क्यों नजर आ रही? और वो आपकी समस्या है, वो अनएम्प्लॉयड यूथ की समस्या नहीं है। तो ये बात आपने उनको कही सामने मुंह पर? हम लोगों ने वर्किंग कमेटी में ये चीज पूछे कि आपका ये मुद्दा गलत है, और जो भी उनको कहेगा ये आपका मुद्दा गलत है, कहा तो मोदी के साथ हो, तो हम क्या ऐसे आदमी का क्या करोगे? आप किसी को सलाह दोगे और कहोगे नहीं आप मेरे दुश्मन से मिले हो, तो आप ठीक कैसे होगे? तो आप मोदी जी आपके लिए पार्लियामेंट में रोएं, सिसकिया बन जाएं, 12 मिनट आपकी तारीफ करें, तो ये तो कहा ही जाएगा कि आप मोदी से मिले हुए हैं। मैं दुआ करता हूं कि राहुल जी भी इस तरह का कोई काम करे कि इसके लिए मोदी जी रोएं।
मैंने गुलाम नबी आज़ाद को याद दिलाया कि कांग्रेस में और भी अनुभवी नेता हैं जो उनकी बातों से सहमत नहीं हैं। मैंने दिग्विजय सिंह का उदाहरण दिया और कहा कि दिग्विजय सिंह को लगता है कि गुलाम नबी आज़ाद मोदी के इशारे पर कांग्रेस को डिमोलिश करने में लगे हैं। इस पर गुलाम नबी आज़ाद ने करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा, अंदर से तो दिग्विजय सिंह भी मानते हैं कि राहुल कांग्रेस को डुबोने में लगे हैं, पर उनमें यह कहने की हिम्मत नहीं है। पूरा जवाब आप देख पाएंगे शनिवार रात 10 बजे, लेकिन इस जवाब की एक झलक, एक हिस्सा आपको दिखा देता हूं। दिग्विजय सिंह तो आपकी उम्र के हैं। उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस को डिमोलिश करना चाहते हैं, हमने तो उनकी नई पार्टी को डिमोलिश कर दिया। अंदर बैठकर वो भी यही कहते हैं, लेकिन रीढ़ की हड्डी बड़ी कमजोर है उनकी, मेरी पूरी है। जब हमारे साथ बैठते हैं वो कहते हैं इस आदमी ने डुबो लिया, लेकिन इतने गट्स नहीं है हमारी तरह कि हम कह रहे हैं आप डुबो रहे। जब मेरे साथ 1 घंटा बैठेंगे कि डुबो रहे हैं, हमको भी जाना चाहिए था, लेकिन हिम्मत भी तो होनी चाहिए। आपकी अदालत के इस खास शो में गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि राहुल गांधी की प्रॉब्लम यह है कि वो मेहनत नहीं करना चाहते। आज़ाद को लगता है कि मोदी देश तो चलाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, 2400 घंटे काम करते हैं, और राहुल गांधी 24 मिनट भी काम नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा, अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो उन्हें बहुत काम करना पड़ेगा। अगर वो कांग्रेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इस जवाब का एक हिस्सा आपको दिखाता हूं। आप कह रहे हैं कि राहुल जी शिप को डुबा रहे हैं और मोदी जी चला रहे हैं। इस वक्त तो वही हो रहा ना। अब कैप्टन बनने के लिए अगर मोदी साहब 24/7 काम करते हैं तो उनको 24 मिनट्स भी तो काम करना पड़ेगा ना। 24 मिनट्स भी काम नहीं करोगे तो आप कैसे प्रधानमंत्री बनोगे। मेरी पूरी सहानुभूति राहुल गांधी के साथ। मैंने उनके बाप के साथ भी मंत्री रहा हूं और पार्टी में भी रहा उनके बाप के साथ। मैं उनकी दादी के साथ भी 32 साल की उम्र में मंत्री बना। उससे पहले यूथ कांग्रेस में 28-29 साल की उम्र में मैंने इंदिरा गांधी के साथ काम किया। वो 20 घंटे काम करती थी। राजीव गांधी 20 घंटे काम करते थे। ये 20 मिनट क्यों नहीं करते? तो उन्होंने 20 घंटे किया तो प्रधानमंत्री बने। ये 20 मिनट में ही काम करके ही प्रधानमंत्री बनना चाहते तो नहीं है पॉसिबल। गुलाम नबी आज़ाद इस समय देश के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी में बहुत समय गुजारा। वो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, सोनिया गांधी सबके करीबी रहे। गुलाम नबी आज़ाद के साथ आपकी अदालत का यह पूरा शो आप शनिवार को देख पाएंगे। इसमें आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे जो आपके मन में हैं। क्या गुलाम नबी आज़ाद मोदी के इशारे पर काम करने लगे हैं? क्या वो कांग्रेस को डिमोलिश करना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी ने गुलाम नबी आज़ाद के लिए आंसू क्यों बहाए? गुलाम नबी आज़ाद राहुल को पसंद क्यों नहीं करते? क्या सोनिया गांधी से उनके रिश्ते अब बिल्कुल खराब हो चुके हैं? क्या राहुल जो करते हैं उसका फायदा बीजेपी को होता है? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आपकी अदालत देखिए शनिवार रात 10 बजे। प्लीज वेलकम देश के सबसे सीनियर नेताओं में से एक गुलाम नबी आज़ाद। कांग्रेस के आपके पुरानी साथी कह रहे हैं कि किस्सा ये क्या हो गया, ए दोस्तू बेवफा हो गया। और कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता ने आपके लिए एक शेर अर्ज किया है, गम इस बात का नहीं कि ये बेवफा हो गया, अफसोस इस बात का है क्या था क्या हो गया। जो कहते हैं कि क्या से क्या हो गया, वही तो जिम्मेदार हैं इस चीज के लिए, क्या से क्या हो गया। और मैं बेवफा नहीं हूं बल्कि बावफा हूं। बेवफा तो वो हैं कि जिनको सब कुछ नजर भी आ रहा है लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं है लीडरशिप को कहने कि सब कुछ बर्बाद हो चुका है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद आपकी अदालत में शनिवार रात 10 बजे। गुलाम नबी आज़ाद कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी 24 घंटे काम करते हैं, एक चुनाव खत्म होता है दूसरे की तैयारी में लग जाते हैं। इसका एक सबूत आज ही मिला। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को अगले लोकसभा के चुनाव की तैयारी का मंत्र दे दिया। सनातन परंपरा के तिथि के मुताबिक आज हनुमान जी का जन्मोत्सव है। देश भर में बजरंग बली की जयंती मनाई गई, धूमधाम से मनाई गई
और आज ही बीजेपी का स्थापना दिवस है, फाउंडेशन डे। इसलिए बीजेपी ने भी देश भर में हर जिले में कार्यक्रम आयोजित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को संबोधित किया। मोदी ने कहा कि हनुमान जी बीजेपी के लिए प्रेरणा शक्ति हैं, प्रेरणा स्रोत हैं। मोदी ने कहा अब देश को अपनी शक्ति का एहसास हो गया है। जिस तरह बजरंग बली ने कैन डू एटीट्यूड अपनाया, यही एटीट्यूड, यही रुख बीजेपी का है। बीजेपी के स्थापना दिवस का बड़ा कार्यक्रम दिल्ली में बीजेपी के हेडक्वार्टर में हुआ। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी का झंडा फहराया और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हुआ। मोदी ने कहा कि हनुमान जी के पास असीम शक्ति है, लेकिन इस शक्ति का इस्तेमाल वो तभी कर पाते हैं जब खुद पर संदेह खत्म हो जाता है। 2014 से पहले भारत की सिचुएशन यही थी, लेकिन अब भारत ने हनुमान जी की तरह अपनी ताकत पहचान ली है। मोदी ने कहा हनुमान जी सबसे बड़े भक्त हैं, लेकिन राक्षसों के लिए काल है। ये बात बजरंग बली से सीखनी चाहिए। नरेंद्र मोदी ने कहा जैसे हनुमान जी ने कठोर होकर राक्षसों का अंत किया, वैसे ही करप्शन और परिवारवाद जैसे राक्षसों के खिलाफ एक्शन लेने में वो किसी तरह की नरमी नहीं बरतेंगे। हनुमान जी सब कुछ कर सकते हैं, सबके लिए करते हैं, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं करते। इदम रामाय इदम न मम, यही तो भाजपा की प्रेरणा है। इदम राष्ट्राय इदम न मम। भाजपा हनुमान जी की एक और बात से भी बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती रहती है हमें। जब हनुमान जी को राक्षसों का सामना करना पड़ा तो वो उतने ही कठोर भी हो गए थे। इसी तरह जब भ्रष्टाचार की बात आती है, परिवारवाद की बात आती है, कानून व्यवस्था की बात आती है, तो भाजपा उतनी ही संकल्पबद्ध हो जाती है मां भारती को इन बुराइयों से मुक्ति दिलाने के लिए। कठोर होना पड़े तो कठोर भी हो। आज 40 मिनट की अपनी स्पीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हनुमान जी के जीवन के कई प्रसंगों का जिक्र किया। मोदी ने कहा जब लक्ष्मण पर संकट आया तो हनुमान जी संजीवनी बूटी का पूरा पर्वत लेकर आ गए। मोदी ने कहा यह हनुमान जी का कैन डू एटीट्यूड था जो उनकी पूरी जिंदगी में नजर आया। मोदी ने कहा हनुमान जी सब कुछ कर सकते हैं, सबके लिए करते हैं, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं करते। बीजेपी ने इसी मूल मंत्र को अपनाया है। आज की मॉडर्न परिभाषा में जिन बातों को बार बार जिक्र किया जाता है और वो है कैन डू एटीट्यूड। अगर हनुमान जी का पूरा जीवन देखें, डगर डगर पर पल पल हनुमान जी के भीतर की कैन डू एटीट्यूड, कैन डू संकल्प शक्ति उनको हर प्रकार की सफलता लाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। कहा भी गया है कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम्ही पाही, तुम्हें पाई। यानी ऐसा कोई भी काम नहीं है जो पवन पुत्र हनुमान कर नहीं सकते। इसलिए जब लक्ष्मण जी पर संकट आया तो हनुमान जी संजीवनी बूटी के लिए पूरा पर्वत ही उठा करके ले आए। भाजपा भी इसी प्रेरणा से परिणाम लाने में
लोगों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करती रही है, करते रहना है, करते रहेंगे। राम काज किने बिनु, राम काज किने बिनु, मोहि कहां विश्राम। मोदी विश्राम नहीं करते, आराम नहीं करते, एडवांस प्लानिंग पूरी करते हैं। बीजेपी के 44वें स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी की फॉरवर्ड प्लानिंग की बात की। मोदी ने कहा अपनी शक्ति, अपनी क्षमताओं का एहसास होना जरूरी है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि ओवर कॉन्फिडेंस में आकर प्रयास करना छोड़ दें। मोदी ने कहा 2024 का चुनाव बीजेपी ही जीतेगी। लोग अभी से यह बात कहने भी लगे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बीजेपी के कार्यकर्ता ओवर कॉन्फिडेंस में आकर, अति आत्मविश्वास में आकर लोगों के बीच जाना छोड़ दें। मोदी ने कहा बीजेपी का मकसद चुनाव नहीं, लोगों का दिल जीतना है। हमें भाजपा को 21वीं सदी की भविष्य की पार्टी बनाना है। हमें दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी अति आत्मविश्वास का शिकार नहीं होना है। लोगों ने अभी से कहना शुरू कर दिया है कि 2024 में भाजपा को कोई नहीं हरा सकता। ये बात सही भी है, लेकिन हमें एक भाजपा कार्यकर्ता के नाते इस देश के हर नागरिक का दिल जीतना है। हमें चुनाव जीतने तक सीमित नहीं रहना है, कोटि कोटि जनों के दिलों को जीतना, ये हमारा मकसद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कांग्रेस पर हमला जोरदार किया। मोदी ने कहा आजादी के बाद अंग्रेज तो चले गए, लेकिन गुलामी की मानसिकता छोड़ गए। देश में कुछ परिवार, कुछ पार्टियां जो खुद को बादशाह समझती हैं, उन्होंने लोगों को गुलाम ही बनाए रखा। मोदी ने कहा कि 2014 के बाद से वो दौर बदल गया। अब बादशाहत खत्म हो गई। अब लोग जनता की अदालत में तो कुछ कर नहीं पाते, तो मोदी की कब्र खोदने की बद्दुआएं देते हैं। इन लोगों की बादशाही मानसिकता ने देश की जनता को हमेशा अपना गुलाम माना। नफरत से भरे हुए लोग आज झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। अपने भ्रष्ट कर्मों का खुलासा होते देख ये बेचैन है, हताशा से भर गए। इसलिए अब ये लोग इतने हताश, इतने निराश हो चुके हैं कि अब एक ही रास्ता उनको दिख रहा है, एक ही उपाय दिख रहा है, और वो खुल करके कहने लगे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। वो कब्र खोदने की धमकी देने लगे। बादशाही मानसिकता वाले इन लोगों को, इन पार्टियों को एक बात पता नहीं है। आज देश का गरीब, देश का सामान्य मानवी, देश का युवा, देश की माताएं, बहनें, बेटियां, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, आदिवासी, हर कोई भाजपा के कमल को खिलाने के लिए, भाजपा के कमल की रक्षा करने के लिए वो ढाल बनकर के खड़ा हुआ है। मौके पर चौका कैसे लगाना है, कब क्या कहना है, पार्टी के लोगों को कैसे संदेश देना है और विरोधियों की दुखती नस को कैसे दबाना है, ये मोदी से बेहतर आज की राजनीति में कोई नहीं जानता। मोदी ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को अगले चुनाव की तैयारी में जुटने का मैसेज दिया। कांग्रेस और दूसरे विरोधी दलों पर डायरेक्ट अटैक किया।
लेकिन दिल्ली में कांग्रेस के किसी बड़े नेता का रिएक्शन नहीं आया। रायपुर में छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल जरूर बोले। भूपेश बघेल ने कहा कि कब्र तो मुसलमानों की खोदी जाती है, मोदी तो हिंदू हैं, फिर वो इस बात को खुद से क्यों जोड़ते हैं। बघेल ने कहा, ये सब सियासी डायलॉग हैं और कुछ नहीं। आज ही के दिन भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुआ, 80 के आसपास संभवतः बना। उनको मैं शुभकामना देता हूं। लेकिन जो अटल जी और आडवाणी जी के जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद कहते हैं कि वो रास्ता से भटक चुकी है। कितने लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी में या घर बैठ गए हैं या पार्टी छोड़ चुके हैं, जो इन लोगों ने स्थापना की थी। और ये कब्र वगैरह तो मुसलमानों होता है क्या? है कब्र किसके, कौन खोदते हैं? आप हिंदू हैं तो कहाँ होता है? आप मतलब क्रिमिनेशन कहाँ होता है? जो हिंदू लोगों को कहाँ होता है? शमशान में होता है। क्या होता है? चिता जलाया जाता है, अंत्येष्टि होता है। तो कब्र कैसे खुदेगा भाई इसका? भूपेश बघेल इस नारे के लिटरल मीनिंग में फंस गए। ये नारा तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लगाया था, मोदी ने पकड़ लिया, इसका इस्तेमाल किया। क्योंकि आज हनुमान जयंती है, इसलिए मोदी ने अपनी स्पीच में हनुमान जी का जिक्र किया, लेकिन विरोधियों ने इसे लेकर भी मोदी पर पलटवार किया। आरजेडी के एमपी मनोज झा ने कहा कि मोदी के भाषण से तो ऐसा लगा जैसे बीजेपी अब हनुमान जी को भी अपनी पार्टी में शामिल करने वाली है। कितने प्रतीकों का इस्तेमाल करेंगे? हनुमान जी को शामिल कर लीजिएगा क्या पार्टी में? मतलब गजब, उनको पर्चा दे दिए कि आ जाओ। अरे साहब, आपके सामने बहुत बड़ी दिक्कत है। शिक्षा का सवाल है, स्वास्थ्य का सवाल है, भूखमरी है। सरकारें इसके लिए चुनी जाती हैं। मंदिर मस्जिद के साइज से कोई दुनिया का देश नहीं जाना गया है। प्रधानमंत्री जी, जितनी जल्दी समझ लीजिए बेहतर है, अन्यथा तत्कालीन लोग तो बड़ी तालियां बजाते हैं, इतिहास ना ताली नहीं बजाएगा, निष्ठुर विश्लेषण करेगा आपके दौर का। लेकिन इस तरह की बयानबाजी की बीजेपी के नेताओं ने कोई परवाह नहीं की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, मोदी ने जो मैसेज दिया वो सॉलिड एंड साउंड है। प्रधानमंत्री ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को उनकी शक्ति का एहसास करा दिया है। अब सभी लोग मिलकर अगले इलेक्शन की तैयारी में जुट जाएंगे। Powerful thing he said today was the way Lord Hanuman discovered his strength and then performed infinite feats. I think we discovered our strength in 2014 and have kept discovering it since then. मोदी ने आने वाले 2024 के चुनाव का एजेंडा तय कर दिया। कार्यकर्ताओं को बताया कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार को बड़ा इशू बनाना है। इन सवालों पर विरोधी दलों के नेताओं को घेरना है। मोदी इस बात को समझते हैं कि विरोधी दलों के नेता उन्हें गाली देने में बिजी हैं, लेकिन इससे विरोधी दलों का कोई फायदा नहीं होगा। मोदी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा, घर घर जाना है, लेकिन यह भी याद रखना है कि जमाना बदल गया है। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, इसलिए ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी नौजवानों से जुड़ें, तभी बात बनेगी और तभी बात घर घर पहुंचेगी। मोदी ने कार्यकर्ताओं को यह भी समझा दिया कि बेकार के मुद्दों में उलझना नहीं है, आरोप प्रत्यारोप के चक्कर में पड़ना नहीं है। मोदी ने जो बातें बीजेपी के कार्यकर्ताओं को समझाई वो विरोधी दलों के काम की भी हैं। लेकिन मुश्किल है कि मोदी ने अपने वर्कर्स को जिन कामों के लिए रोका, विपक्ष के नेता वही काम करने में लगे हैं। 10:30 बजे मोदी का भाषण खत्म हुआ और उसके थोड़ी देर बाद 11 बजे पार्लियामेंट में विपक्ष का हंगामा शुरू हुआ। असल में आज पार्लियामेंट के बजट सेशन का आखिरी दिन था, लेकिन आज ही हंगामे की वजह से दोनों सदनों में फिर से कोई काम नहीं हो पाया। 31 जनवरी से अब तक बजट सेशन के दौरान लोकसभा की कार्रवाई सिर्फ 46 घंटे चली। ज्यादातर समय हंगामा होता रहा। लोकसभा में हंगामे के बीच बिना चर्चा के 6 बिल पास हो गए। आज भी हंगामे के बीच ही बजट सेशन खत्म हो गया। मुद्दा एक ही था। बीजेपी के सांसद राहुल गांधी से माफी की मांग करते रहे और
अपोजिशन पार्टी के सांसद अडानी के मामले की जांच के लिए जेपीसी की मांग करते रहे। इसी नारेबाजी के बीच दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित हो गई तो विपक्ष ने कहा कि सरकार ने पार्लियामेंट नहीं चलने दी और सरकार ने कहा विपक्ष के हंगामे के कारण संसद का वक्त बर्बाद हुआ। लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू ने कहा विपक्ष के हंगामे के कारण बजट सेशन में राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी केवल 25% रही। सिर्फ एक आदमी राहुल गांधी के लिए विपक्ष ने बजट सेशन के पूरे दूसरे हिस्से को वॉश आउट कर दिया। ये लोकतंत्र का अपमान है। आखिरी दिन को भी कांग्रेस और उनके साथियों ने बहुत गलत तरीके से डिस्टर्ब किया, हाउस को चलने नहीं दिया, काले कपड़े पहन करके संसद का फिर से अपमान किया। ये बहुत देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था है। हम चाहते हैं कि इस संसद का मान सम्मान को बनाए रखना चाहिए, लेकिन एक कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी को लेकर के कांग्रेस पार्टी और उसके साथियों ने जो किया है देश देख रहा है। न संविधान को मानते हैं, न हमारा कानून व्यवस्था को वो सम्मान देता है, और साथ साथ इन्होंने जो बार बार काले कपड़े पहन करके अपने काले करतूतों को छुपाने का जो कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल नाकाम हो गया है। जैसे आरोप पुराना था वैसे ही विरोधी दलों का जवाब भी पुराना था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि असल में सरकार अडानी के मुद्दे से ध्यान हटाना चाहती थी, इसलिए सरकार ने राहुल गांधी के बयान को बहाना बनाया, पार्लियामेंट नहीं चलने दी। खड़गे ने कहा मोदी सरकार संविधान का जरा भी सम्मान नहीं करती। वो खुद नहीं मानते। कभी आपने सुना कि सरकार के लोग ही उठ के माफी मांगो बोल के गड़बड़ करके सदन खत्म कर देते? कभी हुआ ऐसा? तो वो खुद ही कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, डेमोक्रेसी को नहीं मानते, लोकतंत्र को नहीं मानते, और एक को एक न्याय और दूसरे को दूसरा न्याय। ये राहुल जी का एक ही उदाहरण बस है। चलिए। इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस समेत 20 पार्टियों के सांसदों को इकट्ठा किया। पार्लियामेंट बिल्डिंग के गेट से लेकर विजय चौक तक तिरंगा यात्रा निकाली। विरोधी दलों के सांसद काले कपड़े पहनकर हाथ में तिरंगा लेकर सड़क पर निकले। इसके बाद सभी पार्टियों से जो नेता आए थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पर मीडिया से बात की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा धीरे धीरे देश तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है, सरकार ही सदन नहीं चलने देती, विरोधियों की आवाज को दबाया जा रहा है, जो सरकार के खिलाफ बोले उसे जेल में डाला जा रहा है। ये सारे संकेत डिक्टेटरशिप के हैं। हमको ये कहा जा रहा है कि अपोजिशन के लोग सदन चलने नहीं दे रहे, ये चोर उल्टा कोतवाल को डांटे, ये बात है। अरे हम अंदर आते, जब मैं नोटिस पढ़ता हूं 265 का, अभी ऐसा पेपर लेता हूं तो उधर से माफी मांगो, खास करके राज्यसभा में माफी मांगो। अरे कैसा मांगते? वो तो डिस्क्वालिफाइड हो गए। डिस्क्वालिफाइड मेंबर अंदर आके माफी मांगता है। अच्छा, वो राज्यसभा मेंबर भी नहीं है, वो लोकसभा के मेंबर है, आप क्यों उठाते हो? नहीं, सरकार में चल रहा है, अंधेरी नगरी चौपट राजा बोले जैसा ये चल रहा है। तो इसलिए मैं तथ्य सामने रख रहा हूं। हम पूरा कोऑपरेट करने के लिए सारे मेंबर तैयार थे, तैयार है। देश के हित में जो भी चर्चा करना चाहते हैं उसके लिए हम पूरे लोग सतर्क होके बैठे थे, लेकिन सरकार का मंशा ये था कि पूरा बजट सेशन वॉश आउट करना, तो उन्होंने अपना काम किया। ये एटीट्यूड को मैं कंडम करता हूं। अगर यही एटीट्यूड रहा, इस देश में डेमोक्रेसी बचेगी नहीं और आहिस्ता आहिस्ता डिक्टेटरशिप की तरफ ये जा रही है। चूंकि मल्लिकार्जुन खड़गे बार बार राज्यसभा के चेयरमैन के फैसलों पर उंगली उठा रहे हैं, इसलिए बीजेपी ने खड़गे और जयराम रमेश के खिलाफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का नोटिस दिया है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस के इन नेताओं ने चेयरमैन के खिलाफ गलत कमेंट किए, जो सदन की अवमानना है। राज्यसभा में नेता पीयूष गोयल ने कहा कि कांग्रेस चर्चा नहीं हंगामा चाहती थी, उसने वही किया।
पीयूष गोयल ने कहा यह अच्छी बात है कि विपक्ष के लोग अब तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। बेहतर यह होगा कि विरोधी दलों के नेता संसदीय परंपराओं का सम्मान करना भी सीख लें। बहुत अच्छी बात है अगर कांग्रेस ने, चाहे थोड़े ही लोग थे, चाहे छोटा ही रास्ता था, लेकिन एक शुरुआत की है तिरंगा का सम्मान करने की। उम्मीद करूंगा आगे भी देश में भी और विदेश में भी जाके वो तिरंगा का सम्मान रखे। गवर्नमेंट तो चाहती थी कि जो लिस्टेड बिजनेस है उसके ऊपर चर्चा हो। बजट सत्र बजट के ऊपर होता है, बजट के ऊपर चर्चा करने के लिए होता है। और यहाँ कोई सीएजी रिपोर्ट नहीं थी, यहाँ कोई किसी के स्ट्रिक्चर्स नहीं थे। एक विदेश में कोई बैठा हुआ कुछ लिख दे जिसमें भी कोई सरकार के ऊपर 1 रुपए का आरोप नहीं है, सरकार की कोई उसमें गलत काम जाहिर नहीं होती है, उसके ऊपर उन्होंने जब तय कर लिया था कि हाउस नहीं चलने देंगे तो स्वाभाविक रूप से हाउस नहीं चल सकता था। चेयर के बारे में तो इतना भद्दा वक्तव्य शायद ही भारत के इतिहास में किसी ने इस्तेमाल किया होगा जितना कांग्रेस और कांग्रेस के अलग अलग नेता, बड़े नेता और छोटे नेता दोनों जिस प्रकार से चेयर के बारे में अपमानित भाषण कर रहे थे, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। और मैं समझता हूं इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, सदन में भी कार्रवाई होनी चाहिए। और हमने भी इस पे कंप्लेन लिखी है चेयर को कि चेयर के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं ये एक प्रकार से सदन के प्रिविलेज का भी मामला है और उस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। विरोधी दलों की एकता के मामले में भले ही केजरीवाल की पार्टी कांग्रेस को सपोर्ट न करती हो, लेकिन पार्लियामेंट के भीतर बजट सेशन के सेकंड हाफ में आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस की जुगलबंदी काफी जमी। आज भी जब विरोधी दलों के नेता मीडिया से बात कर रहे थे तो सबसे ज्यादा एग्रेसिव केजरीवाल की पार्टी के सांसद संजय सिंह थे। संजय सिंह ने कहा कि मोदी सरकार तो अडानी की नौकर है। राहुल गांधी की मेंबरशिप इसलिए गई क्योंकि उन्होंने अडानी पर हमला बोला था। पूरा का पूरा संसद का सत्र भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा नहीं चलाया गया, सिर्फ एक मुद्दे पे। और मोदी जी ने साबित कर दिया कि वो इंडिया के प्रधानमंत्री नहीं है, अडानी के प्रधानमंत्री हैं। सिर्फ अडानी के मुद्दे पर पूरा सत्र मोदी जी ने चलने नहीं दिया। ये एक बड़ा सवाल है और इस मुद्दे पे हम सारे लोग इकट्ठा हैं। जैसा खड़गे साहब ने कहा, आकाश से लेकर पाताल तक आपने सब कुछ एक व्यक्ति को दे दिया। 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा उसी व्यक्ति को दे दिया। 86,000 करोड़ का कर्जा उसका माफ कर दिया। चंद पूंजीपतियों का 11 लाख करोड़ रुपए आप माफ कर देते हैं। SBI लूट लिया उसने, LIC लूट लिया उसने, देश की सारी बैंकों से पैसा उठा उठा के एक व्यक्ति को दिया जा रहा है। मुद्दा यह है देश के सामने और इसके लिए हम सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। और मेरा अपना मानना है कि ये जो राहुल गांधी की भी सदस्यता रद्द हुई है, इसके पीछे सरकार का संदेश बहुत साफ है। उन्होंने कहा चलो मोदी जी के खिलाफ बोल रहे थे चलेगा, हमारे मंत्रियों के खिलाफ बोल रहे थे चलेगा, अडानी की नौकर है ये सरकार। जो लोग बार बार राहुल गांधी की लोकसभा की मेंबरशिप जाने पर सवाल उठा रहे हैं, जो राहुल के बयानों का बचाव कर रहे हैं, जो सरकार पर ईडी सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं, जो सरकार पर अडानी को सपोर्ट करने का इल्जाम लगा रहे हैं, जो लोग मोदी अडानी भाई भाई के नारे लगा रहे हैं, उन सबको जवाब दिया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। निर्मला आज बेंगलुरु में थी। उन्होंने कहा कि विरोधी दल एकजुट होकर सुप्रीम कोर्ट भी गए, अदालत ने उन्हें बैरंग वापस भेज दिया। अब किस मुंह से सरकार पर आरोप लगाएंगे? फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि असल में राहुल हैबिचुअल ऑफेंडर हो गए हैं। राहुल 2 बार गलत बयानी के लिए माफी मांग चुके हैं। अगर इस बार भी वो अपनी गलती के लिए माफी मांग लेते तो क्या चला जाता? फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा यह विपक्षी रणनीति हो गई है कि सफेद झूठ बोलो, बार बार बोलो, इतनी बार बोलो कि लोगों को लगने लगे इसमें कुछ तो सच होगा। लेकिन विपक्ष को समझ लेना चाहिए ये मोदी सरकार है। इस तरह प्रेशर बनाने से, चिल्लाने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। They went till the Supreme Court saying you're misusing CBI, ED. It wasn't even entertained. So that tells you where they are. Impression बना करके चलाओ, fear mongering करके चलाओ,
क्योंकि उनके पास कोई कुछ कॉन्क्रीट विषय नहीं। हमें क्वेश्चन करो, हमें परवाह नहीं, क्योंकि वी हैव नथिंग टू हाइड, नथिंग टू से। Let me also say he is now becoming a repeat offender in terms of putting baseless allegation against the Prime Minister. We saw that prior to 2019 election. Now he's doing it again. He doesn't seem to learn any lessons from all these false allegations that he wants to level against the Prime Minister. Your Modi, Adani, bye-bye, they say no. So we don't want Modi, Adani, bye-bye in Rajasthan. Cancel that order. Why is he not saying that? And why is he not saying in Chhattisgarh the kind of projects which are being given away there? If any crony capitalism is happening, it is happening in Congress-led governments, and Rahul Gandhi will not speak a word about it. And he keeps throwing allegations against the Prime Minister. I challenge him to go and cancel all these orders which were given by his own governments. Baseless allegation को डाल दो, फिर 100 बार उसको रिपीट करो और भगवान से ये प्रार्थना करो कहीं वो छिप जाए और मुझे बेनिफिट मिले। भैया सॉरी, 2019 में राफेल के एलिगेशन में आप जब ऐसे बयान देते प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, आप जाकर के सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगना पड़ा। और उससे पहले आरएसएस के खिलाफ जब गलत बयान दिया कि आरएसएस किल्ड महात्मा गांधी, रिटन अपॉलॉजी देना पड़ा राहुल गांधी को। और आज बोल रहे हैं मैं गांधी हूं, सावरकर नहीं। Does he remember the 2 apologies he gave earlier? पार्लियामेंट के इस सेशन में जो हुआ वो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। पहले विपक्ष ने अडानी को इशू बनाया, बिना सबूतों के मोदी पर इल्जाम लगाए, और फिर बीजेपी ने राहुल गांधी को घेर लिया, विदेशों में भारत का अपमान करने जैसी बात के लिए माफी मांगने को कहा। साफ साफ दिखाई दे रहा था दोनों एक दूसरे की बात को दबाने के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अपना अपना एजेंडा चला रहे हैं। नतीजा यह हुआ कि बजट सेशन ज्यादातर वक्त के लिए बेकार चला गया। नुकसान किसका हुआ? जनता का। बर्बादी किसकी हुई? हमारे और आपके पैसे की। यह सही है कि सदन चलाने में ज्यादा जिम्मेदारी सरकार की होती है, इसलिए सरकार को बीच का रास्ता निकालना चाहिए था। इसमें सरकार नाकाम रही। लेकिन विपक्ष ने भी हद कर दी, पूरे बजट सेशन में हंगामा किया और परंपरा के मुताबिक सेशन खत्म होने के बाद स्पीकर सभी दलों के नेताओं को चाय पर बुलाते हैं। आज ओम बिरला की टी पार्टी में भी कांग्रेस समेत 13 पार्टियों के नेताओं ने हिस्सा नहीं लिया। यह स्वस्थ परंपरा नहीं है, यह ठीक नहीं है। वैसे आज जिस वक्त कांग्रेस के नेता काले कपड़े पहनकर मोदी को कोस रहे थे, उसी वक्त कांग्रेस के एक बड़े नेता AK एंटनी के बेटे बीजेपी दफ्तर में बैठकर मोदी के कामों की तारीफ कर रहे थे। पूर्व रक्षा मंत्री AK एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने आज बीजेपी ज्वाइन कर ली। अनिल एंटनी केरल में कांग्रेस के सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर और केरल में कांग्रेस के डिजिटल मीडिया सेल के हेड थे। आज अनिल एंटनी ने कहा वो अपने पिता AK एंटनी का सबसे ज्यादा सम्मान करते हैं, लेकिन ये सवाल व्यक्तित्व का नहीं, विचारधारा का है। अनिल एंटनी ने कहा कि कांग्रेस में ज्यादातर लोग एक परिवार के लिए काम करते हैं, उसे ही अपना धर्म समझते हैं, लेकिन उन्हें लगता है एक परिवार की जगह देश को परिवार मानकर देश के लिए काम करना ही सबसे बड़ा धर्म है। इसीलिए उन्होंने राहुल का साथ छोड़कर मोदी का साथ पकड़ा है। ये मेरा विश्वास है कि धर्मो रक्षति रक्षिताः, धर्मो रक्षति रक्षताः। आजकल कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता मानते हैं कि उनका धर्म एक परिवार के लिए काम करना है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा धर्म इस राष्ट्र के लिए काम करना है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास हमारे देश को अगले 25 साल में एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए एक बहुत स्पष्ट दृष्टिकोण है। पीयूष गोयल ने
अनिल एंटनी का बीजेपी में स्वागत किया। पीयूष ने कहा कि अनिल एंटनी भले ही कांग्रेसी बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन उनकी सोच बीजेपी से मिलती है, इसीलिए अब वो बीजेपी के साथ हैं। डिस्पाइट हिज सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, सोशल मीडिया और डिजिटल कम्युनिकेशंस के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद और केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी में क्योंकि वो राष्ट्र के सम्मान के लिए खड़े हुए, इसीलिए उन्हें कांग्रेस दिखाया और जब मूल्यों की बात आई तो वो राष्ट्र के साथ खड़े हुए। एंटनी ने कहा उन्हें लगता है कि बेटे का फैसला गलत है, बीजेपी ज्वाइन करना उसकी बड़ी भूल है, कांग्रेस में ही रहेंगे। I strongly feel it's a wrong decision. 2014 they are systematically diluting values of this country. Till my last breath, I am now 82. I don't know how long I will be here. But I will, one thing I can tell, I will die as a Congress worker, is all. एंटनी कांग्रेस के बहुत सीनियर नेता हैं, सोनिया गांधी के विश्वास पात्र हैं, कांग्रेस की अनुशासन समिति के अध्यक्ष हैं, मनमोहन सिंह की सरकार में रक्षा मंत्री रहे, केरल के चीफ मिनिस्टर रहे। इतने बड़े नेता का बेटा अगर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ले तो ये एंटनी के लिए काफी एम्बैरेसिंग तो होगा। अनिल एंटनी का बीजेपी ज्वाइन करना इसलिए भी बड़ी बात है क्योंकि केरल में लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस दो बड़ी ताकतें हैं। केरल में बीजेपी का कोई खास वजूद नहीं है। केरल में आज तक बीजेपी का सिर्फ एक विधायक 2016 में चुना गया। इस वक्त वहां बीजेपी का कोई एमएलए नहीं है, जबकि कांग्रेस वहां मेन ऑपोजिशन है। हर 5 साल के बाद सत्ता में आ जाती है। इसके बाद भी अगर केरल के सबसे बड़े कांग्रेसी नेता का बेटा बीजेपी ज्वाइन कर ले तो इसका कुछ न कुछ मतलब जरूर होगा। बीजेपी अनिल एंटनी के पार्टी में शामिल होने को देश के नौजवानों में मोदी के प्रति बढ़ रहे विश्वास का सबूत बता रही है। ये कांग्रेस के लिए और कांग्रेस के नौजवान नेता राहुल गांधी के लिए चिंता की बात जरूर हुई। आज देश में सियासी घमासान तो हुआ, लेकिन हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर किसी तरह की गड़बड़ी की खबर नहीं आई। कल होम मिनिस्ट्री ने जो एडवाइजरी जारी की थी उसका असर बंगाल, बिहार से लेकर दिल्ली तक दिखाई दिया। पूरे देश में हनुमान जन्मोत्सव पर हजारों शोभा यात्राएं निकली, लेकिन अच्छी बात यह है कि कहीं से कोई बुरी खबर नहीं आई। पश्चिम बंगाल के सेंसिटिव इलाकों में पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी तैनाती की गई थी। ड्रोन से पूरे इलाके में नजर रखी जा रही थी। गड़बड़ी करने वालों को सख्त मैसेज दे दिया गया था, इसलिए हर जगह शांति रही। शोभा यात्राएं भक्ति के माहौल में निकली। हालांकि कुछ जगहों पर तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के बीच नोकझोंक दिखाई दी। हुगली में बीजेपी के सांसद लॉकेट चैटर्जी को शोभा यात्रा में शामिल होने से रोका गया तो वो धरने पर बैठ गई। पुलिस के साथ उनकी बहस हुई। पुलिस ने उन्हें आउटसाइडर कहकर रोका था। लॉकेट चैटर्जी ने कहा कि वो पश्चिम बंगाल के सांसद हैं तो बाहरी कैसे हो गए, उन्हें शोभा यात्रा में शामिल होने से कैसे रोका जा सकता है। मैंने बोला उनको कि आप लोग बात कीजिए, मुझे पूजा देने के लिए एटलीस्ट जाने दीजिए, क्योंकि ऐसे करके रोकना भी ठीक नहीं है। और वो लोग जो कारण दिखा रहे हैं, बोले कि आई एम द आउटसाइडर। आई एम नॉट द आउटसाइडर, आई एम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आई रिप्रेजेंट हुगली। 16 लाख वोटर्स का मैं प्रतिनिधित्व करती हूँ। मैं पार्लियामेंट में जाके हुगली के विषय को लेकर बोलती हूँ, तो आउटसाइडर कैसे हो सकते हैं? ये जो बोल रहे हैं ठीक नहीं बोल रहे हैं। हमारे पास भी ये हाईकोर्ट का ऑर्डर है, इसमें किसी जगह में नहीं लिखे है कि कोई लीडर, कोई पॉलिटिकल लीडर, कोई सांसद शोभा यात्रा में नहीं जाएंगे, ऐसा कुछ लिखा नहीं है। एसपी फोन नहीं उठाया, डीएम फोन नहीं उठाया। मैंने गवर्नर साहब के साथ अभी बात किया, उन्होंने बोला वो फोन कर रहे हैं। अभी देखते हैं, अभी वहाँ पे बोलेंगे। अभी गवर्नर के साथ बात किया, उन्होंने क्या बोलते हैं देखती हूँ मैं।
उन लोग जाने नहीं देंगे। पहले बोला 10 मिनट के लिए जाएंगे ना, हाँ 10 मिनट ही जाएंगे, आप लोग चलिए, कोई तो प्रॉब्लम नहीं हुआ। अभी वहाँ पे जो शोभा यात्रा था उसमें कोई प्रॉब्लम हुआ? कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो मुझे क्यों रोक रहे हैं? कुछ भी आंसर उनके पास नहीं है, सिर्फ आउटसाइडर कर रहे हैं। लॉकेट चैटर्जी को तो बांसबेरिया इलाके में नहीं जाने दिया गया, लेकिन पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी ने हावड़ा में शोभा यात्रा निकाली, धूमधाम से निकाली, कहीं कोई गड़बड़ नहीं हुई। पुलिस मुस्तैद थी। शुभेंदु अधिकारी ने कहा यह सब हाईकोर्ट के आदेश का असर है, अगर हाईकोर्ट ने सख्त रुख न दिखाया होता तो आज हावड़ा में हनुमान जन्मोत्सव पर शोभा यात्रा निकालना मुश्किल हो जाता। आज वो शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, पूरा स्टेट में कहा भी कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। कलकत्ता हाई कोर्ट को थैंक्स और बंगाल की जनता को थैंक्स। और मैं पॉलिटिकल वर्कर की एमएलए के नाते यहाँ नहीं आया। मैं एक हिंदू हूँ, सनातनी हूँ। सनातनी का फर्ज बनता है राम सीता मंदिर का दर्शन करना और जितना बजरंगबली का जुलूस में जो लोग है भगवा झंडा लेकर उसका नमस्कार करना। दादा, आप लोगों ने काफी एफर्ट किया था, आप लोगों ने चिट्ठी लिखी थी गवर्नर को, आपने चिट्ठी लिखी गवर्नर को, उसके बाद गृह मंत्री को, उसका असर हुआ? अरे कोर्ट के में तो मेरी पिटिशनर हूँ, आपने कोर्ट में भी गए? हाँ, थैंक्स टू कलकत्ता हाई कोर्ट, उन्होंने हस्तक्षेप किया और आज शांतिपूर्ण तरीके से बंगाल की जो परंपरा है वो परंपरा के अनुसार आज बहुत अच्छा हुआ। हैदराबाद में भी हनुमान जी की शोभा यात्रा के दौरान लोगों में गजब का जोश दिखा। हैदराबाद में आज दोपहर में जबरदस्त बारिश हुई, लेकिन ये बारिश भक्तों के उत्साह को कम नहीं कर सकी। बारिश के बावजूद लोग झूमते गाते हुए शोभा यात्रा में शामिल हुए। इस यात्रा के लिए प्रशासन की तरफ से 12 किलोमीटर का रूट तय किया गया था। गुवलीगुड़ा इलाके में स्थित राम मंदिर से शोभा यात्रा की शुरुआत हुई और कोटी सुल्तान बाजार से होती हुई शोभा यात्रा सिकंदराबाद के ताड़बंद इलाके के हनुमान मंदिर में खत्म हुई। आज दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में भी भव्य शोभा यात्रा निकली। असल में पिछले साल हनुमान जयंती के मौके पर जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा पर पथराव हुआ था, दंगा हुआ था, इसलिए इस बार रामनवमी पर शोभा यात्रा निकालने की परमिशन नहीं दी गई थी। लेकिन आज हनुमान जयंती के मौके पर कड़ी शर्तों के साथ, कुछ कंडीशंस के साथ जहांगीरपुरी में थोड़ी दूर तक जुलूस निकालने की मंजूरी दी गई। पुलिस ने तगड़े इंतजाम किए थे। शोभा यात्रा के लिए 200-250 मीटर का रूट तय किया गया था और इस यात्रा में हजारों हनुमान भक्त शामिल हुए, लेकिन किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हुई। हनुमान जयंती पर सबसे भव्य प्रोग्राम हुआ गुजरात के बोटाद में। अमित शाह ने हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर गुजरात में बजरंगबली की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। बजरंगबली की विशाल मूर्ति बोटाद इलाके में सारंगपुर में लगाई गई है और करीब 30,000 किलो वजन की मूर्ति इतनी बड़ी है कि इसे 7 किलोमीटर की दूरी से देखा जा सकता है। पंच धातु से बनी हनुमान जी की मूर्ति सारंगपुर के कष्टभंजन हनुमान मंदिर में बनाई गई है और यहाँ बजरंगबली को हनुमान दादा के नाम से आज अमित शाह ने इसी मंदिर परिसर में हनुमान जी की प्रतिमा के अलावा श्री कष्टभंजन देव भोजनालय का भी उद्घाटन किया। ये भोजनालय करीब 7 एकड़ में फैला है। इस मेस में एक साथ 20,000 लोगों के लिए खाना पकाया जा सकता है। मेस में एक बार में 4,000 लोगों के खाने का इंतजाम है। क्योंकि इस मंदिर में रोजाना भारी संख्या में लोग खाना खाने आते हैं, लंबी लंबी लाइनें लगी रहती थी। भक्तों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यहाँ आधुनिक सुविधाओं से लैस विशाल हाईटेक किचन बनाया गया है और भक्तों के लिए 656 डाइनिंग टेबल्स लगाई गई है। अब भक्तों को लाइन में नहीं लगना पड़ेगा और प्रसाद उन्हें आसानी से मिल जाएगा। इससे बजरंगबली की कृपा मानना चाहिए कि आज हनुमान जयंती का उत्सव पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाया गया और कहीं से कोई बुरी खबर नहीं आई, सब कुछ शांति से हो गया। कल होम मिनिस्ट्री ने सभी राज्यों को सतर्कता बरतने का निर्देश दिया था और सभी राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार की सलाह पर ध्यान भी दिया। नतीजा सबके सामने है। मुझे लगता है अगर राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें मिलकर काम करें तो गड़बड़ी करने वालों के मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। पाकिस्तान से जो खबरें मिल रही हैं उससे लगता है कि पाकिस्तान एक बार फिर से मार्शल लॉ की तरफ बढ़ रहा है।
एक बार फिर से फौज का राज होगा, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार और सुप्रीम कोर्ट अब आमने सामने है। शहबाज शरीफ की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई तक पंजाब सूबे में इलेक्शन कराने का आदेश दिया था, लेकिन आज पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में एक प्रस्ताव पास करके वहां की सरकार ने चुनाव कराने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान के संचार मंत्री मौलाना असद महमूद ने नेशनल असेंबली में ऐलान किया कि सरकार का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिया जा सकता। हम किसी सूरत भी अपना इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को देने के लिए तैयार नहीं हैं। हम किसी सूरत भी वजीर आजम का इख्तियार चीफ जस्टिस तक को देने के लिए तैयार नहीं हैं। हम किसी सूरत भी इलेक्शन कमीशन का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को देने के लिए तैयार नहीं हैं। और ये फैसला जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने खुद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है। उनके खिलाफ भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दायर होने चाहिए और ये फैसला बरमला आना चाहिए कि कहीं पर तो वो किसी और फैसले को किसी और फैसले के अंदर जम करके सुना देते हैं। ये कोई जबर है जनाब स्पीकर? कोई जोर जबरदस्ती है? अगर आईन के तहत चलना है तो सब ने चलना है, वरना जबर की बुनियाद पर जनरल अयूब भी आया, जबर की बुनियाद पर जनरल यहया भी आया, जबर की बुनियाद पर ज़ियाउल हक भी आया, जबर की बुनियाद पर जनरल मुशर्रफ भी आया। जबर की बुनियाद पर अगर तुम फैसले करोगे तो शौक से करो, लेकिन इंशाअल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम को मैदान में अपने मध्य मुकाबिल पाओगे। नेशनल असेंबली ने जब प्रस्ताव पास किया, उसके बाद पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि उनकी पार्टी पंजाब में इलेक्शन से भाग नहीं रही है, लेकिन उन्हें सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच का फैसला मंजूर नहीं है। शहबाज शरीफ ने कहा अगर नई बेंच पूरे मामले की नए सिरे से सुनवाई करे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगा वो उनकी सरकार को मंजूर होगा। ये कहना चाहता हूं कि हमें अदालत उज़्मा से हम आज भी ये कहेंगे कि वो अपने इस फैसले को रिव्यू करें, फुल कोर्ट बना दें। जिन जजेस ने रिक्यूज किया था वो ना बैठें, जो फैसला होगा हम उसको कबूल कर लेंगे। इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है? कोई सियासी पार्टी इलेक्शन से भाग नहीं सकती, वो उसी दिन उसकी सियासत दफन हो जाएगी जो इलेक्शन से भागे। लेकिन इमरान खान की पार्टी ने कह दिया अगर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इंप्लीमेंट नहीं किया तो पूरे मुल्क में हालात बिगड़ जाएंगे। उनकी पार्टी पूरे देश में सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू करेगी। इमरान खान ने कहा इसके बाद जो होगा उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। पाकिस्तान के होम मिनिस्टर राना सनाउल्लाह ने इमरजेंसी लगाने का ऑप्शन खुला होने की बात कही, तो जवाब में पाकिस्तान के फॉर्मर होम मिनिस्टर शेख रशीद ने कहा कि शहबाज सरकार इमरजेंसी लगाकर तो देखे, इससे इमरान की पॉपुलैरिटी और बढ़ जाएगी। आटे से मर रहे हैं लोग एड़ियां रगड़ रगड़ के, और ये कह रहे हैं डॉलर 500 रुपए का हो जाएगा, इमरजेंसी लग जाएगी, मार्शल लॉ लग जाएगा। जो कुछ भी लगेगा इंशाअल्लाह ताला इन शरीफों, जरदारियों और फजलुर रहमान पे लगेगा। गरीब पर इससे बुरा वक्त नहीं आ सकता जो आया हुआ है। इमरान खान ने तो ये कल कहा कि ये कोई बेहतरी इनके पास आई, ये और जलील हो जाएंगे। 1 साल के अंदर इन्होंने इतनी हमाकतें की हैं कि इमरान खान ज़मीन से मकबूलियत के आसमान पे चला गया है। आप यकीन करें, हमें इनका बेवकूफ़ों का मशकूर होना चाहिए, हमें मरियम नवाज शरीफ का मशकूर होना चाहिए कि इनकी बेवकूफ़ी से इमरान खान की मकबूलियत में और इजाफा हो गया है। अगर आप जब गलत फैसला करेंगे तो अल्लाह के फजल से अवाम की ताकत हमारे साथ है, हम भी अवाम की ताकत को इस्तेमाल करेंगे। आप साजिशों को इस्तेमाल करेंगे, हम अवाम की ताकत को इस्तेमाल करेंगे। इमरान खान और शहबाज शरीफ के टकराव ने पाकिस्तान की हालत को बहुत ख़राब कर दिया है, और इस बार तो माली हालत इतनी ख़राब है कि पाकिस्तान के पास लोगों को रोटी देने के लिए, पेट्रोल देने के लिए पैसे नहीं हैं, तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं हैं, और पॉलिटिकल पार्टियों के नेता हालात को संभालने के बजाय एक दूसरे से लड़ने में लगे हैं। इसीलिए पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग जाए तो
किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।